जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जो है इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और यह एक सीरीज के रूप में चलेगा। उस टॉपिक का नाम है भारत का मध्यकालीन इतिहास। भारत का मध्यकालीन इतिहास। इसमें आज इस पहले भाग में, भारत के मध्यकालीन इतिहास के पहले भाग में आज हम यह डिस्कस करेंगे कि अरबों का आक्रमण भारत पर कैसे हुआ, क्योंकि अरबों के आक्रमण से ही भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रचार और प्रसार हुआ। साथ ही साथ इस्लाम धर्म का भी जो है भारत में अरबों के आक्रमण के द्वारा ही जो है प्रचार और प्रसार हुआ। ठीक ना, तो शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए क्या है, पहले जो अरबकारी थे वो वास्तव में जो है मूल रूप से इनका जो क्षेत्र था वह ईरान के, मिस्र, ईरान, ये सब का पूरा जो क्षेत्र था। ठीक ना, यहाँ की भूमि जो है सभी लोग जानते होंगे कि पूरा का पूरा जो है ज़्यादातर रेगिस्तान है, मरुस्थल है। ठीक ना, और यहाँ पर अनाज का उत्पादन करना, फसल उगाना बहुत मुश्किल होता है। और आज भी जो है भारत से बहुत सारे अनाज जो है अरब क्षेत्रों में, अरब के देशों में निर्यात किए जाते हैं। ठीक ना, तो इनके आक्रमण का सबसे बड़ा कारण भारत पर ये था कि पहले के समय में भारत पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ऐसा इस वजह से क्योंकि भारत में अकूत धन दौलत, सोने चांदी, हीरे जवाहरात बहुत भरे थे। ठीक ना, और ये काफ़ी संपन्न भूमि था। ठीक ना, संपन्न भूमि के साथ साथ यह एक कृषि प्रधान था। कृषि प्रधान होने का मतलब यहाँ की भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ थी। हर एक प्रकार के फसल यहाँ पे उगाए जाते थे। इसी वजह से और भी संपन्नता यहाँ पर देखी जाती थी। ठीक है, तो अरबों का जो आक्रमण होता है वह सबसे पहले भारत पर डायरेक्टली नहीं होता है। भारत पर डायरेक्टली नहीं होता है। इसके पीछे कारण यह होता है क्योंकि अगर जो देखा जाए मैप भारत का कुछ इस तरीके से, और ये उत्तर भारत का क्षेत्र है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है, क्योंकि ये तो पूरा पहाड़ी से घिरा था, ये पूरा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा था, ये तीन जो एरिया है, ये महासागरों से घिरा था। तो ना इधर से आक्रमण हो सकता है किसी विदेशियों का, ना इधर से आक्रमण हो सकता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र थे। हिमालय का पर्वत जो है भारत का जो है एक तरह से जो है निगहबानी करता था। ठीक है ना, कारण क्या बनता है, ये जो पूरा एरिया था पहले अखंड भारत का, यहाँ पर लैंड लाइन था। लैंड लाइन का मतलब जमीनी रास्ते थे और यहीं से ही विदेशियों का आक्रमण जो होता है भारत पर होता है। ठीक है ना, अब अरबों की बात करते हैं तो अरबों का आक्रमण कैसे होता है। पहले अरब जो है पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहे, लेकिन पश्चिम में कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहाँ की भूमि जो है रेगिस्तान थी। संपन्नता भारत की तरफ था, तो भारत का रुख किए ये सब लोग। कैसे किए, पहले तो डायरेक्टली भारत पर आक्रमण करने से डरते थे, क्योंकि यहाँ के राजपूत बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, और इस वजह से घबराते थे। और तीनों तरफ से जो है भारत जो है सागरों से घिरा होता था। इसके साथ साथ जो है पहाड़ी एरिया था, तो बड़ा मुश्किल होता था आक्रमण करना। क्या हुआ, ये लोग अरबकारी सोचे कि एक छोटा सा देश है श्रीलंका पे पहले आक्रमण करते हैं, क्योंकि यहाँ की सत्ता भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करती थी। और भारत पर अगर जो आक्रमण करना है तो पहले भारत के आसपास के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना होगा, अपनी पैठ बनानी होगी। ठीक है, तो इसी विचार से जो है पहले श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं। श्रीलंका पर आक्रमण करके जो यहाँ पर अपना पैठ बनाते हैं, कौन, अरबकारी लोग। और जब यहाँ पर पैठ बनाते हैं तो क्या करते हैं,
भारत के पूरे हिस्से को देखते हैं, जानते हैं, भौगोलिक क्षेत्र यहाँ का जानते हैं कि कैसा है और उसी अनुसार प्लानिंग तैयार करते हैं, ठीक है। तो वास्तव में अगर जो देखा जाए तो अरबों का आक्रमण का जो उद्देश्य था धन को लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। अब जो अरबोकारियों का प्रथम आक्रमण था वह आक्रमण जो है 711 ईस्वी में होता है। अब यह अरबकारियों का भारत पर आक्रमण का जो स्रोत है, कहाँ से स्रोत है या कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, तो एक स्रोत है, एक पुस्तक है चचनामा। उस चचनामा पुस्तक में भारत पर अरबकारियों के आक्रमण का जानकारी प्राप्त होता है, ठीक ना। ये चचनामा जो बुक है इसके राइटर का कोई पता नहीं है, क्योंकि जो बुक लिखा है वह अपना नाम ही नहीं लिखा है। बाद में इस चचनामा का जो है फारसी में अनुवाद किया गया और वह अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था अली बकर कूफी था। क्या था? अली बकर कूफी। यह चचनामा बुक का जो है फारसी में अनुवाद किया था अली बकर कूफी। तो इस चचनामा बुक से ही जो है भारत पर अरबों का आक्रमण का जो है स्रोत मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे कैसे यह भारत पर आक्रमण करते हैं। एक व्यक्ति है अल-हज्जाज बिन यूसुफ। अल-हज्जाज बिन यूसुफ यह क्या करता है, एक खलीफा है, ठीक है ना। अब ये खलीफा होने के साथ साथ जो है ये काफ़ी महत्वाकांक्षी था और जाना था भारत के बारे में कि भारत में अकूत धन है, यहाँ पर आक्रमण अगर जो किया जाए तो यहाँ पर अपना साम्राज्य भी विस्तार किया जा सकता है और बहुत सारी संपत्तियाँ भी यहाँ से मिल सकती हैं। तो क्या किया, अपने खलीफा के अंतर्गत अपने ग्रुप में, अपने समूह में एक व्यक्ति को चुना। उस व्यक्ति का नाम था 711 ईस्वी की बात करते हैं, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को जिम्मेदारी सौंपा कि तुम जाओ भारत पर आक्रमण करो, भारत पर आक्रमण करो। अब्दुल्ला भारत पर आक्रमण करता है 711 में, लेकिन वह पूरी तरीके से असफल हो जाता है, असफल पूरी तरीके से हो जाता है। फिर उसी साल 711 में एक बुढ़ैल नाम के व्यक्ति को चुनता है, जिम्मेदारी देता है और बुढ़ैल भी भारत पर आक्रमण करता हो उसी साल, लेकिन यह भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। बाद में उसी खलीफाओं के ग्रुप में एक बहुत ही तरह बदमाश टाइप का कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, बहुत ही मनबड़ टाइप का, एक तरह से लुटेरा वहाँ का था ही पहले से, मोहम्मद बिन कासिम को जिम्मेदारी सौंपता है। कौन? अल-हज्जाज। 711 में मोहम्मद बिन कासिम को जो है जिम्मेदारी सौंपता है कि भारत पर आक्रमण करने का। मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में भारत पर आक्रमण करता है और यह सफल हो जाता है। ये इस आक्रमण के पीछे एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो है अरबकारी जो है पहले श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं और श्रीलंका पर आक्रमण करके धन दौलत लूट ले जाते हैं और साथ ही साथ जो अरबकारी थे उनके सैनिक जो मर जाते हैं, साथ ही साथ मरने के बाद यहाँ से बहुत सारी स्त्रियों को जो है वह गुलाम बनाकर जो है अरब में ले जाते हैं, यानी ईरान में ले जाते हैं। तो क्या होता है, इस सिंध प्रांत के क्षेत्र में कुछ जनजातीय लोग जो है निवास करते थे, जो नदियों के आसपास जो है छिप कर रहा करते थे, अपनी जीवन को यापन करते थे। ये लुटेरे हुआ करते थे, ये जनजाति जो होते हैं लुटेरे हुए करते थे। अक्सर जो है वर्तमान समय में भी सोमालिया वगैरह के जो है समुद्री लुटेरे, इनका भी यही पेशा होता है, ठीक है ना। वो कुछ करते नहीं है, बस जो सामानों से भरे जो जहाज होते हैं पानी के, उस पर आक्रमण करके काफ़ी सारा धन लूटते हैं और वहाँ से अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे ही लुटेरे सिंध प्रांत के क्षेत्र के अंतर्गत रहते थे। तो ये जब जाते हैं समुद्री रास्ते से, क्या करते हैं, यही लुटेरे जो है इन अरबकारियों की जहाज को लूट लेते हैं और साथ ही साथ ये जो महिलाएं थी उनको भी बंदी बना लेते हैं। अब क्या करता है, ये अल-हज्जाज सूचना देता है कि जो है यहाँ के सिंध प्रांत के क्षेत्र के एक राजा थे, राजा दाहिर, ठीक है ना। दाहिर को मैसेज भेजता है कि आपके आसपास के लोगों के इलाके में जो है कुछ जनजाति हैं जो हमारे सामानों पर अधिकार कर लिए हैं, जो लूट लिए हैं, और आप उनको जो है समझाइए और मेरा धन वापस कराइए। राजा दाहिर क्या कहते हैं कि हमारे जो आसपास के क्षेत्र जनजातियां हैं, हमारी उनसे कोई ऐसी संबंध नहीं है जिससे हमारी वो बात मान सके और हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेंगे।
यही बात सुनकर जो है अल-हज्जाज को जो है काफ़ी गुस्सा आता है कि हमारी बात को जो है इन्होंने नहीं माना है। इसी बात को लेकर जो है दाहिर पर ही आक्रमण करने का विचार बनाता है। तब जाके मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर यानी सिंध प्रांत पर जो है आक्रमण करने के लिए भेजता है। इसके पीछे ये इतिहास है, ठीक है। हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है सिंध प्रांत के क्षेत्र में, तो एक इतिहासकार हैं हरिश्चंद्र वर्मा, इनके अनुसार जो है इस युद्ध में राजा दाहिर की हार हो जाती है, राजा दाहिर की हार हो जाती है। और यहीं पर जो है यहीं से जो है भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है, ठीक है। उस युद्ध में जो है काफ़ी हानि होती है, जनहानि भी होती है, और जो वो क्षेत्र था वहाँ से बहुत सारी संपत्तियाँ लूट ली जाती हैं, और कुछ शासक वहाँ पर अपने यानी मोहम्मद बिन कासिम एक तरह से वहाँ पर अधिकार जमा लेता है, और अधिकार जमाने के बाद जो है कई प्रकार की जो है अपनी अनुसार जो है वहाँ पर शासन चलाता है, ठीक है। तो अगर जो देखा जाए जो राजा दाहिर थे जिनको मोहम्मद बिन कासिम जो है हरा दिया था, वो वास्तव में एक चच हिंदू शासक थे, उनका पुत्र थे। कौन? राजा दाहिर। और ये सिंध प्रांत के अंतिम हिंदू शासक थे। राजा दाहिर जो है सिंध प्रांत के अंतिम हिंदू शासक थे। इस युद्ध में परिणाम क्या निकलता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर जब आक्रमण होता है अल-हज्जाज के आदेशानुसार, तो इस युद्ध में जो है परिणाम क्या निकलता है कि पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का या इस्लाम का प्रवेश होता है। इसके साथ साथ हिंद शब्द का प्रयोग पहली बार होता है, यानी यहीं से हिंद शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी सिंध को वो लोग हिंद कहते थे, और भारत का नाम हिंदुस्तान यहीं से ही शुरुआत हुआ। यानी अरबकारियों के द्वारा ही कहा जाए कि भारत का नाम हिंदुस्तान दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ अरबकारियों के द्वारा भारत में खजूर की खेती शुरुआत की गई, और साथ ही साथ ऊंट पालन भी जो है भारत में अरबकारियों के द्वारा ही लाया गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ अरबकारियों के द्वारा एक सिक्का चलाया गया, अरबी में सिक्का जो था उसका दिरहम नामक था, यानी दिरहम नामक का अरबी में सिक्का चलाया गया। साथ ही साथ पहली बार भारत में यानी पहली बार जजिया कर जैसा एक प्रथा चलाया गया जो गैर इस्लामिक कर था, ठीक है ना। गैर इस्लामिक क्या कैसे मतलब इस्लाम यानी मुस्लिमों पर नहीं लगाया जाता था, सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था। और इस जजिया कर में जो है 5 लोगों यानी 5 तरह के लोगों को जो है छूट मिलती है। कौन कौन से? जैसे बुजुर्ग लोगों को, ब्राह्मणों को, बच्चों को, महिलाओं को, ठीक है, इन सबको जो है छूट मिलती थी। बाकी सभी लोगों को गैर जो इस्लामिक थे उन सबको जो है जजिया कर देना होता था। इसी युद्ध के परिणाम के बाद जो है इसी युद्ध में परिणाम ये भी निकलता है कि भारत में जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा है रचित, उसका जो है अरबी में अनुवाद होता है। साथ ही साथ जो है अरब क्षेत्रों में भारत के खगोलीय शास्त्र का भी विस्तार होता है। तो अरबों के आक्रमण का इतना सारा प्रमाण जो है चचनामा पुस्तक से ही मिलता है, ठीक ना, जिसका वास्तविक लेखक का कोई पता नहीं है। बाद में इस चचनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद जो है अली बकर कूफी के द्वारा किया जाता है। तो अरबों के आक्रमण का यानी भारत में जो मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो अरबों के आक्रमण से ही शुरू होता है, ठीक है ना। और यहीं से जो है भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है, और इस्लाम धर्म एक समय में आकर पूरी जड़ें जमा लेता है। और वर्तमान समय में आप लोग जान ही रहे हैं, भारत में कहने के लिए इस्लामिक जो लोग हैं अर्थात मुस्लिम लोग हैं, कहने के लिए जो है सिर्फ अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक नहीं है, अब ये बहुसंख्यक हो चुके हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है लगभग 20 करोड़ से भी अधिक हो गई है। तो ये मध्यकालीन भारत का जो पहला पार्ट था, इसमें अरबकारियों के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं, डिस्कस किए हैं। बाकी के आने वाले वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसके नेक्स्ट यानी अगले हिस्से पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आप की तरफ से कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।